कक्षा 6 के विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त के विभिन्न भाग कौन से होते हैं, उनके क्या विशेष नाम होते हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे बहुभुज किसे कहते हैं। सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कह रहे थे। अब एक सरल वक्र से बनी हुई ऐसी वक्राकार आकृति जिसके अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर उसकी परिसीमा पर बिंदु स्थित होते हैं, उस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। जैसे यह आपके सामने एक चूड़ी है, अगर मैं इसके अंदर इस प्रकार से पेन चलाऊंगा तो किस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी, देखते हैं। ये तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और यह आपको तब भी प्राप्त हो सकती है जब आप किसी कीले से किसी एक चीज़ को फिक्स कर दें कहीं पर। ये जैसे एक कीला फिक्स कर दिया और इससे एक तागा बांध के हम पेन को घुमा लें या फिर एक लकड़ी को हम मैदान में घुमाएं तो इसी प्रकार का हमें एक घेरा मिलेगा। तो इस प्रकार की आकृति का नाम हुआ वृत्त। अब जो मैंने बताया कि इसके अभ्यंतर में ठीक बीच में एक ऐसा बिंदु स्थित होता है जिससे इस आकृति की परिसीमा पर, ये जो आपको नीली नीली परिसीमा दिख रही है, इस पर हर एक बिंदु की अगर आप दूरी देखोगे तो समान आएगी। यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी। तो वृत्त के लिए ये प्रतिबंध है कि उसके अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु, निश्चित बिंदु होगा, फिक्स होगा, उससे वृत्त की परिसीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। आप अपने परिवेश में इस प्रकार की आकृतियाँ देख सकते हैं। किचन में थाली देख सकते हैं और किसी गोल डब्बे का ढक्कन देख सकते हैं। तो बहुत सी आपको अपने परिवेश में ऐसी आकृतियाँ मिलेंगी। तो अब वृत्त में भाग क्या क्या होते हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं इस निश्चित बिंदु की, तो वृत्त के अभ्यंतर में स्थित इस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं, जो वृत्त के ठीक मध्य में होता है और केंद्र से ही वृत्त की परिसीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। तो यहाँ पर मैंने केंद्र को दर्शा दिया बिंदु ओ से, तो ओ इस वृत्त का केंद्र है। केंद्र के बाद जो हम कह रहे हैं परिसीमा पर स्थित, अब कुछ बिंदु देखो इस वृत्त के अंदर है अभ्यंतर, कुछ परिसीमा पर हैं, कुछ बहिर्भाग में हैं। तो परिसीमा पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा, एक रेखाखंड। देखो दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड। तो इस रेखाखंड की लंबाई, माना ये रेखाखंड ओए है, तो इस ओए को हम कहते हैं, अर्थात ओए की लंबाई को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरी चीज़ समझिए, त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु, ये वृत्त के बिंदु हैं जो वृत्त की परिसीमा में होंगे, वृत्त के किसी भी बिंदु तक जो आपने रेखाखंड खींचा है उस रेखाखंड की लंबाई को हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, देखो जैसे एक ये है एक ये है, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, वृत्त के कोई भी दो बिंदु आप मिला दीजिए, वृत्त के का मतलब परिसीमा पर, तो जो रेखाखंड आपको प्राप्त होगा, माना ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, तो ये जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है इसे हम कहते हैं वृत्त की जीवा। तो ये आपको शब्द अच्छी तरह समझ में आने चाहिए क्योंकि आगे की कक्षाओं में भी आपको यह बहुत सहायक होंगे वृत्त और वृत्त से संबंधित चीज़ों के अध्ययन के लिए। तो BC को हम कहेंगे रेखाखंड, जो जीवा है वो यहाँ पर क्या है, रेखाखंड BC, और जो त्रिज्या है वो क्या है, रेखाखंड OA, और जो केंद्र है वो क्या है, बिंदु O, केवल एक अक्षर से। अब उसके बाद एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाएगी, ये देखो ये वृत्त का बिंदु है, ये दूसरा वृत्त का बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ को मैंने मिलाया, ये जीवा हो गई और गई कहाँ से, केंद्र O से। तो इस प्रकार की जीवा को, माना इस बिंदु का नाम मैं D कह देता हूँ, इस बिंदु का नाम E कह देता हूँ, इस प्रकार की जीवा को जो केंद्र से होकर जाएगी इसे कहते हैं वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर आपको व्यास साफ दिखाई दे रहा है, व्यास क्या है, D से E तक। और व्यास से आप एक और चीज़ समझिए, देखिए O से D तक भी त्रिज्या है, O से E तक भी त्रिज्या है,
तो व्यास की लंबाई में त्रिज्या 2 बार शामिल है, इसलिए कहा जाता है कि व्यास जो है 2 गुना त्रिज्या होता है। यहाँ से समझ सकते हैं कि व्यास जो होता है 2 गुणा त्रिज्या क्यों होता है। किसी भी वृत्त का व्यास 2 गुणा त्रिज्या इसलिए होता है कि व्यास जो होती है वो जीवा होती है जो केंद्र से होकर जा रही होती है, और उस जीवा में त्रिज्या 2 बार शामिल हो जा रहा है। अब व्यास के बाद वृत्त के किसी भी भाग को, अब देखो वृत्त कह रहे हैं तो आप ये नीली नीली परिसीमा को ध्यान में रखो। तो वृत्त के किसी भी भाग को, माना यहाँ से लेकर मैं इस भाग को ले लेता हूँ, ये, तो वृत्त के किसी भी भाग को उस वृत्त का चाप कहते हैं। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का चाप। माना ये बिंदु है F और ये बिंदु है G, तो ये हो गया वृत्त का चाप। तो चाप क्या हुआ, वृत्त की जो बाउंड्री है, परिसीमा है, उसका कोई भी छोटा हिस्सा, कोई भी बड़ा हिस्सा, उसे हम कहेंगे वृत्त का चाप। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया FG, और इसको रेखाखंड के रूप में न दिखा के इस प्रकार से दिखा दिया, ये FG क्या है, वृत्त का चाप है। अब जब वृत्त का चाप व्यास के सिरे तक पहुंचेगा, मतलब D से लेकर आप यहाँ तक आ जाएंगे, तो आपका वृत्त 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा है। देखो आप D से सोचिए, आप कल्पना क्या कीजिए, आप साफ देख रहे हैं, D से देखिए, अगर आप इसको यहाँ तक इस चाप की बात कर रहे हैं तो वृत्त देखो बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कोई भी व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, और प्रत्येक हिस्से को कहते हैं वृत्त का अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कौन बांटेगा, अर्धवृत्त कौन बनाएगा, व्यास द्वारा वृत्त का प्रत्येक बटा हिस्सा। व्यास द्वारा जो वृत्त का प्रत्येक बटा हुआ हिस्सा है, मतलब डी से लेकर DE से लेकर नीचे को, ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। अगर व्यास ने वृत्त को बांटा है तो फिर BC ने क्या किया है, क्या BC ने भी वृत्त के 2 हिस्से के हैं? बिल्कुल। आप सोचिए, अगर आप BC यहाँ से आप कैंची से कट मार देते हैं तो आपको एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा मिलता है। तो ऊपर का तो आपको बड़ा दिख रहा है, नीचे का छोटा दिख रहा है, तो वृत्त के 2 खंड हो गए हैं। तो जब भी किसी वृत्त में आप जीवा खींचेंगे तो वृत्त 2 खंडों में विभक्त हो जाएगा, और प्रत्येक खंड को कहेंगे वृत्तखंड। तो ध्यान ये रखना है कि वृत्तखंड किसके द्वारा बनेगा, जीवा के द्वारा। ये किसके द्वारा बनेगा, जब भी आप जीवा खींचोगे तो वृत्तखंड का निर्माण होगा जीवा के द्वारा। अब अर्धवृत्त क्या हो गया, फिर अर्धवृत्त भी तो जीवा के द्वारा ही बना, क्योंकि व्यास क्या है, जीवा है। तो अर्धवृत्त 2 बराबर हिस्से हो गए उसके, इसलिए उसको हम अर्धवृत्त कह रहे हैं। तो वृत्तखंड में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बराबर हिस्से मिले। जैसे आपने BC जीवा खींची है तो आपका ये हिस्सा देखो ये छोटा है, इसको अगर आप सेट करोगे तो और ये बाकी ऊपर का बड़ा है। तो ये वाला ये भाग जो जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसे कहेंगे हम वृत्तखंड। ये छोटा वृत्तखंड है तो इसको हम लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं, और बाकी जो ऊपर का बचा उसको हम दीर्घ या बड़ा वृत्तखंड कह सकते हैं। अब वृत्त की ही तरह यहाँ पर क्या हम त्रिज्याओं से भी वृत्त को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? अगर अब आप सोचिए, बाकी लाइंस पे आप मत जाइए, केवल E से आप कैंची ले जाइए। कल्पना कीजिए कि E से आप कैंची से काट के O तक पहुँचे, फिर कैंची को A पर ले गए, फिर काट के O तक पहुँचे, तो आपका ये टुकड़ा बाहर निकल जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला है। इतना टुकड़ा आपका वृत्त से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस बार आपने वृत्त के खंड करने के लिए, वृत्त को विभक्त करने के लिए क्या किया, जीवा खींची क्या? नहीं। तो क्या किया आपने इस बार, त्रिज्याएं खींची। तो त्रिज्याओं ने वृत्त को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो ये वाला छायांकित भाग बना, और एक बाकी पूरे का मतलब यहाँ से लेकर, जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर फिर पूरा यहाँ तक का हिस्सा है। तो ये पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये बड़ा त्रिज्यखंड और ये छोटा त्रिज्यखंड। अब क्यों कहा त्रिज्यखंड, क्योंकि वृत्त के खंड हुए हैं, वृत्त फिर से बटा है। खंड होना माने बटना,
तो वृत्त फिर से बढ़ गया है, लेकिन इस बार बांटने वाले कौन है? त्रिज्याएं हैं। इसलिए जो वृत्त के हम हिस्से कह रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिज्या खंड कह रहे हैं। तो ये किसके द्वारा? त्रिज्याओं के द्वारा। अब केवल एक त्रिज्या से आप वृत्त को नहीं बांट सकते हैं। तो जब आप त्रिज्यखंड देखेंगे तो दो त्रिज्याओं से वृत्त बटेगा, जबकि वृत्तखंड में एक ही जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। अब किसी भी बिंदु की स्थिति वृत्त के सापेक्ष वो आपको बता दी गई है कि अभ्यंतर में कौन बिंदु है, और इस बाउंड्री से जो बाहर होंगे वो बहिर्भाग में होंगे, और इस बाउंड्री पर जो बिंदु होंगे वो वृत्त पर स्थित बिंदु कहलाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वृत्त से संबंधित ये शब्दावली आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आगे की कक्षाओं के लिए भी। तो केंद्र क्या होता है? वृत्त के अभ्यंतर में स्थित, बीच में स्थित, वृत्त के अभ्यंतर में भी ठीक बीच में स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जो निश्चित होता है और जिससे वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। और वो जो बराबर दूरी हम कह रहे हैं उसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को आप मिलाओगे तो आपको मिलेगी जीवा, और सबसे बड़ी जीवा होगी व्यास, क्योंकि जो जीवा केंद्र से जाएगी उससे बड़ी आप जीवा नहीं खींच पाएंगे। अब आप सोचिए, इससे बड़ी जीवा नहीं खींच सकते, अभी जीवाएं छोटी होते रहेंगी। अब सवाल ये आता है कि वृत्त के कितने केंद्र होते हैं? एक ही केंद्र होगा। कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? त्रिज्याएं तो आप जितनी चाहो खींच सकते हो, तो अपरिमित असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। व्यास कितने, जीवा कितनी हो सकती है? जीवा भी आपने देखो एक BC खींचा, फिर एक और खींच दी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कितने ही खींच सकते हैं। तो जीवाएं भी असंख्य हो गई। व्यास, अब जैसे आपने एक D खींचा, एक और खींच दीजिए, एक फिर यहाँ से खींचेंगे तो बहुत सारी जीवाएं, बहुत सारे व्यास हो जाएंगे, तो व्यास भी असंख्य खींच सकते हैं। ऐसे ही चाप भी वृत्त के असंख्य हो सकते हैं। अर्धवृत्त कितने हो सकते हैं वृत्त के? तो वृत्त के जब आप व्यास, अगर अर्धवृत्त की आकृति की बात कर रहे हैं तो आकृति तो हम असंख्य बना सकते हैं, लेकिन अर्धवृत्त होंगे दो बराबर भाग। लेकिन आकृतियां अगर बनाना है तो एक आकृति तो हमने ये बना दी, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त। अगर मैं इस व्यास को नहीं खींच के इसको खींच दूं तो एक और आकृति बना सकता हूं। तो अर्धवृत्त की आकृतियां मैं बहुत सारी बना सकता हूं, लेकिन वृत्त के दो ही बराबर भाग होंगे। उसके बाद वृत्तखंड। वृत्तखंड वृत्त के दो हो सकते हैं। जब भी कोई आप जीवा खींचेंगे तो दो आपको खंड मिलेंगे, एक छोटा मिल सकता है, एक बड़ा मिल सकता है, या दोनों बराबर मिल सकते हैं। ऐसे ही त्रिज्य खंड, जब भी दो त्रिज्याएं खींचेंगे तो वृत्त दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक छोटा त्रिज्य खंड और एक बड़ा त्रिज्य खंड। तो मैं आशा करता हूं कि ये शब्दावली आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसी के आधार पर आप प्रश्नावली के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं।